नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उसका इलस्ट्रेशन भी देखा था। ऑलरेडी हम मेन प्रोविजन को पढ़ चुके हैं, जहां पर तीन बातों के बारे में बात हुई है कि कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। इसके आधार पर कोर्ट ये आइडिया लगाता है कि क्या कोई फैक्ट घटित हुआ होगा। अगर वो ऐसा सोचता है कोर्ट के हाँ, इन तीनों बातों के आधार पर कोई फैक्ट घटित होने की संभावना है, देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि ऐसे फैक्ट का अस्तित्व है, सच फैक्ट एग्जिस्ट्स। और जैसे ही कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, तब मान लिया जाता है कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। तो ये प्रिजम्पशन का सेक्शन है और सेकंड लास्ट सेक्शन है। इसके बाद केवल और एक सेक्शन और बचेगी। तो प्रिजम्पशन का काम ही ये होता है कि किसी फैक्ट को एविडेंस की बजाय प्रिजम्पशन के थ्रू प्रूव्ड मान लिया जाए। बट क्योंकि ये मे प्रिज्यूम है, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि वो प्रिज्यूम माने, प्रिज्यूम करे ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, या प्रिज्यूम ना करे। और प्रिज्यूम नहीं करेगी तो फिर पार्टी को एविडेंस लाकर देनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं दोस्तों कि कुछ ही प्रिजम्पशंस हैं जहां पर स्पेसिफिक फैक्ट्स को प्रिज्यूम करने की बात कही गई है या स्पेसिफिक ऑफेंस को प्रिज्यूम करने की बात कही गई है। अदरवाइज जब कोर्ट को यह चेक करना होता है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, कोई फैक्ट डिस्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, जब ये बात चेक करनी होती है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और वहां प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है। और प्रूव्ड की डेफिनेशन में यह कहा है गया कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, कोर्ट के सामने जितने भी मैटर्स हैं, विषय हैं, सबको कंसीडर करने के बाद, सब पर विचार करने के बाद, देन कोर्ट बिलीव करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर कोर्ट ने बिलीव किया कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, देन मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया है। और अगर कोर्ट ने ऐसा बिलीव किया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, देन माना जाएगा कि वो फैक्ट डिस्प्रूव हो गया है। एक ही बात लिखी गई कि आप कोर्ट को बिलीव करना है कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या ऐसे ही उसकी मर्जी है कि किसी भी फैक्ट को बिलीव कर ले कि वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है? क्या कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है उसके लिए? तो हाँ, प्रूव्ड की डेफिनेशन में एक ही गाइडिंग प्रिंसिपल है और उन्होंने कहा कि ऐसा बिलीव और ऐसा डिसबिलीव आप तब करेंगे जब आपके सामने जो मटेरियल अवेलेबल है उसको आप कंसीडर कर लेंगे। अब कंसीडर करने का क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे कि किस तरीके से कंसीडर करेगा? तो प्रूव्ड का फर्दर जो सप्लीमेंट है वो है सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मेरा सेंटेंस नोट कर लो, ये सेंटेंस आपको कोई नहीं बताएगा और अगर कोई कहे कि ये सेंटेंस गलत है तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। और आप भी कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोस को आप लगातार देखेंगे तो मैं आपको इतना मजबूत बना दूंगा कि आप डिबेट करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, प्लीज वो कमेंट करके बताइए कि क्या उनके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं सेंटेंस लिखने वाला सेंटेंस लिख लीजिए। तो जो प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 में, उसका सप्लीमेंट्री है, उसको पूरा करता है आगे उसके फर्दर जो सेक्शन है वो है सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 में जो प्रूव्ड की डेफिनेशन लिखी गई उसमें तो ये बताया गया कि कोर्ट किसी फैक्ट को कब प्रूव्ड माना जाएगा, कोर्ट नहीं, किसी फैक्ट को कब प्रूव्ड माना जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोर्ट ने ये कंसीडर कर लिया कि किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस है तो प्रूव्ड मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि कोर्ट किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, इसको कैसे कंसीडर करेगा, इसको कैसे मानेगा? तो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल, उसके रूल बताए गए हैं सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो तीन बातों को ऑब्जर्व करने के बाद, तीन बातें कौन कौन सी होंगी? कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनका जो कॉमन कोर्स है, जो उन घटनाओं के रिजल्ट होंगे ही होंगे या वो घटनाएं ऐसे ही होती हैं, तो फिर मान लेंगे कि हाँ, इसके आधार पर मान लेंगे कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरा, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एक ह्यूमन का जो आचरण होता है वो पर्टिकुलर परिस्थितियों में पर्टिकुलर होता है। अगर दुख का विषय है, दुख का माहौल है, तो कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट क्या होगा?
सब लोग दुखी बैठे होंगे, सब लोग शोक मना रहे होंगे। अगर खुशी का माहौल है तो कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट होगा कि सब लोग हंस रहे होंगे, खुश होंगे, खुशी का माहौल होगा सभी के अंदर। एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट क्या है कि इसका जेस्टेशन पीरियड कितना होगा। जेस्टेशन पीरियड कहते हैं कि जब बच्चे का भ्रूण पैदा हुआ वूम में और जब तक बच्चा डिलीवर हुआ तो इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट पेट में हुआ और डिलीवरी हुई, तो जनरली ये पीरियड 280 डेज का माना जाता है। ये कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। ये हर लेडी के लिए लगभग ये माना जाएगा कि बच्चा एटलीस्ट 280 डेज के आसपास माता के गर्भ में रहा है, तभी उसके बाद उसका जन्म हुआ। दूसरा, कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक बिजनेस एंड कॉमन कोर्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस। जो सरकारें जो काम चलाती हैं, जो ऑफिशियल एक्ट होते हैं, अब मान लिए एक जज साहब ने कोई एक जजमेंट सुनाया, अभी जज साहब ने कहा कि आपको एक्विट कर दिया गया, लेकिन आपको जजमेंट मिलेगा कल, क्योंकि अभी लिखा नहीं गया, साइन नहीं हुआ, एक बार चेक करना। अब जज साहब ने कल उसको चेक किया और साइन किए आज की डेट पे। तो अब आप जब इस जजमेंट को देखेंगे तो कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट पब्लिक बिजनेस, कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक बिजनेस क्या है? पब्लिक बिजनेस ये कहता है, ऑफिशियल जो एक्ट हैं वो ये कहते हैं कि जिस दिन जजमेंट सुनाया गया था उसी दिन साइन हो गया। तो अब क्या मानेंगे आप, चाहे एक्चुअली ये जजमेंट अगले दिन साइन हुआ, बट ऑर्डिनरी कोर्स, कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट क्या है इस एक्ट का, कि ये उसी दिन साइन हो गया था जिस दिन जजमेंट सुनाया गया। तो ये है क्या, सेक्शन 119। आप ये कह सकते हो कि प्रूव्ड की डेफिनेशन से आगे का मैटर है, और इसी के आधार पर कोई भी कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई फैक्ट, किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस है या नहीं। एग्जिस्टेंस है तो फिर प्रूव्ड की डेफिनेशन कहती है कि उसे प्रूव्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, बात चल रही थी सेक्शन 119 के इलस्ट्रेशन बी में, और बी में वर्ड यूज हुआ है अकम्प्लिस, और वहां कहा गया है कि एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। साथ में एक विंडो दे दी, तो क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता है? कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के कारण। अगेन आपको बोलूंगा, जो इलस्ट्रेशंस हैं दीज आर नॉट रूल्स, बट इनको रूल्स की तरह पढ़ाया जाता है। एक्चुअल रूल इज मेन प्रोविजन, जहां पे ये तीन बातें मैंने बताई अभी। तो आपको जब भी डिसीजन लेना है कि ये फैक्ट का एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो मेन प्रोविजन के आधार पर लेना है। इलस्ट्रेशंस को आप रट लीजिए, एग्जाम में अगर ऐसे ही आते हैं तो आपको जवाब वैसे ही देना है, बट इलस्ट्रेशंस केवल इलस्ट्रेशंस हैं, इनको तो बहुत आगे तक, अनलिमिटेड बातों तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें तो केवल 9 इलस्ट्रेशंस, लेकिन पूरे जितने भी मैटर आप उठा लीजिए, हर मैटर में ये सेक्शन यूज, तो इसलिए लॉ वही है। तो अकम्प्लिस वर्ड को हमने समझ लिया था, सह अपराधी किसको कहते हैं, और डिटेल में बहुत सारी बातें हमने देख ली। तो सह अपराधी को मैं फटाफट से रिवाइज करूंगा एक ही लाइन में, और वो व्यक्ति सह अपराधी कहलाता है जिसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया हो। तो जहां पार्टिसिपेट वर्ड आया, इट मींस ये पार्टनर होगा, एसोसिएट होगा किसी क्राइम में, इट मींस अकेला नहीं। तो जब भी अकम्प्लिस वर्ड आएगा, ये व्यक्ति अकेला नहीं होगा, एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति होता है एक्यूज। एक्यूज का मतलब है, हालांकि इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो एंड स्क्रीन में मैं आपको यहां प्रोवाइड कराऊंगा, और एक बीएसए फुल कोर्स ऑफ बीएसए के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। 2 वीडियो आपको यहां मिलेंगी, जिनमें से एक होगी एक्यूज का मीनिंग क्या होगा, वो डिटेल मीनिंग आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि एक्यूज वो होता है कि जिसके अगेंस्ट फॉर्मल एक्यूजेशन हो गया हो, एक औपचारिक आरोप जिसके अगेंस्ट ऑफेंस करने के आरोप, फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके अगेंस्ट कर दिया गया हो, देन ऐसे व्यक्ति को एक्यूज कहा जाता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर एफआईआर हो गई है और उसमें नाम है उसका, और उसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, कई बार एफआईआर में ऐसा कहा जाता है कि मुझे शक है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन दूसरी जगह लिखा जाता है कि मुझे इसी ही व्यक्ति ने
अपराध किया है, शक नहीं लिखा जाता। तो जहां शक लिखा गया है वो सस्पेक्ट पर्सन है, सस्पेक्टेड है। लेकिन जहां पर लिख दिया कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, फॉर्मल एक्यूजेशन इसके अगेंस्ट हो गया, अब ये व्यक्ति एक्यूज बन जाए। और एक दूसरा तरीका है कि सारे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कुछ मामलों में प्राइवेट कंप्लेंट भी होती है जो सीधे कोर्ट में फाइल की जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने, नॉट कोर्ट में फाइल की जाती है। ध्यान देना, कोर्ट में फाइल नहीं होती कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है। कोर्ट में और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस है। जब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट फाइल कर दी है और उसमें लिख दिया है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, उसी समय वो व्यक्ति एक्यूज की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखिए, जो फॉर्मल एक्यूजेशन है ये तो अकम्प्लिस के अगेंस्ट भी है एंड फॉर्मल एक्यूजेशन एक्यूज के अगेंस्ट। तो एक्यूज में फिर अकम्प्लिस में डिफरेंस क्या हुआ? तो पहली बात तो मजेदारी वाली सुन लो कि हर अकम्प्लिस पहले एक्यूज होता है। अब बात यह आएगी, जब वो अकम्प्लिस एक्यूज भी है, एक्यूज है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस है पार्टनरशिप का, एसोसिएशन का। जहां एक्यूज है वो अकेला होगा, उसने जो ऑफेंस किया है अकेले ने किया है। लेकिन जहां अकम्प्लिस वर्ड यूज होगा, इट मींस वहां वो अकेला नहीं है, या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। तो बेसिक डिफरेंस तो एक्यूज का एंड अकम्प्लिस का ये है। अदरवाइज अकम्प्लिस होता एक्यूज ही है, उसके खिलाफ भी फॉर्मल एक्यूजेशन लगाया जाता है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति सस्पेक्ट होता है, फिर वो एक्यूज होता है, फिर अकम्प्लिस होता है, और अगर इस अकम्प्लिस को कोर्ट ने पार्डन कर दिया है ऑन कंडीशन कि फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा सर्कमस्टांसेस का जो केस से रिलेटेड है और जिनको ये जानता है, इस कंडीशन पर कोर्ट पार्डन कर देती है। पार्डन का मतलब होता है, इसको कहा जाता है कि आपको सजा नहीं मिलेगी, आप सच सारे सर्कमस्टांसेस कोर्ट को एज ए विटनेस बताएंगे। तो जिस समय इसको पार्डन किया जाता है उसी समय ये एक्यूज की कैटेगरी से निकल जाता है। अब ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है और कंडीशन है कि इसको फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस का। अगर मान लो इसने शुरू में पार्डन ले लिया, बाद में जाकर इसने अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, कंडीशन को कंप्लाई करने में फेल हो गया, देन इसका फिर ट्रायल चलेगा, चार्ज लगेगा इसके अगेंस्ट, फिर ये एक्यूज की कैटेगरी में आ जाएगा। बट मैं अब आपको लेकर चलना चाहता हूं, दो सेक्शंस का कंपैरिजन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेक्शन 138, तो सेक्शन 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये कहती है एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। दो बातें लिखी गई हैं यहाँ। अकम्प्लिस आप समझ गए कौन होगा? अकम्प्लिस का अगर हम टाइप बताएं तो दो होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक होता है एसेसरी। प्रिंसिपल में भी दो होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री, एंड एसेसरी में भी दो होते हैं, एसेसरी बिफोर द फैक्ट एंड एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। डिटेल में अब मैं पीछे बता दिया है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक अगर अकम्प्लिस है तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। लेकिन जब आप सेक्शन पढ़ेंगे 353 बीएनएस, जो पहले 315 सीआरपीसी होती थी, वहां पर लिखा गया है एनी पर्सन accused of an offense shall be a competent witness। दोनों को एक बार दोबारा से पढ़ लो, मैं आपसे डिफरेंस पूछने वाला हूं, ध्यान से पढ़ लेना। सेक्शन 138 में लिखा गया है एन अकम्प्लिस इज ऑल्सो एक्यूज, एक्यूज है और क्योंकि दो थे इसलिए वो अकम्प्लिस की कैटेगरी में आ गया। एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ये कहती है सेक्शन 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और सेक्शन 353 बीएनएसएस कहती है एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कहने को कह सकते हैं कि 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है एंड 353 बीएनएसएस में है, तो दोनों को कंपेयर करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है दोस्तों। दोनों के दोनों प्रोसीजरल लॉ हैं और दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। दोनों जगह दो दो पार्ट लिखे गए हैं, सेक्शन 138 में भी दो पार्ट हैं और सेक्शन 353 में भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट दोनों का लगभग सेम है, मैं एग्जैक्ट सेम नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? कि देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ एनी पर्सन, लेकिन 138 बी ऐसे में
पर्सन वर्ड यूज नहीं हुआ है। दूसरा, यहां पर वर्ड यूज हुआ है एक्यूज, जबकि 138 में वर्ड यूज हुआ है अकम्प्लिस। लेकिन अकम्प्लिस की हम जब ऊपर वाली कैटेगरी ले लेते तो वो कहीं ना कहीं एक्यूज ही होता है, एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहां 353 में कहा गया कि ये जो पर्सन है एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, ये कंपिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा। और सेम बात कही गई है उसमें, तो यहां तक कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप नेग्लिजिबल डिफरेंस है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा अपने आप में एकदम डिफरेंस पैदा कर देता है दोनों सेक्शन में, और बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो पहले आपको मैं पढ़ाता हूं सेक्शन 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका आगे का पार्ट होना। विटनेस तो है, बट विटनेस अगेंस्ट हुम और विटनेस फॉर व्हाट, किस बात के लिए गवाह है। तो इसमें लिखा गया 138 में विटनेस है अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। वो जो अकम्प्लिस है ये अलग है, यहां जो ये पर्सन है एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन ये अलग। तो यहां जो कहा गया कि ये जो अकम्प्लिस विटनेस होगा, कंपिटेंट विटनेस, किसी अपने दूसरे साथी एक्यूज के अगेंस्ट होगा, ये जो विटनेस होगा। लेकिन 138 में, सॉरी 353 बीएनएसएस में क्या है वो विटनेस? विटनेस तो है, कंपिटेंट विटनेस है, किस बात के लिए? फॉर द डिफेंस, डिफेंस के लिए है, अपना डिफेंस करने के लिए विटनेस है। जबकि 138 में किसी एक्यूज के अगेंस्ट है, 353 में किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने फेवर में, और अकेला भी है अगर वहां पर। देखिए 138 में क्या अकेला हो सकता है अकम्प्लिस? अकम्प्लिस नाम है उसका, तो वो अकेला हो ही नहीं सकता। इट मींस अकेला नहीं हो सकता, तो वो कभी एक्यूज पर्सन नहीं बोला जा सकता। लेकिन यहां पर एक्यूज पर्सन है, और क्योंकि अपने फेवर में भी वो विटनेस हो सकता है, तो अकेला व्यक्ति अपने फेवर में विटनेस हो सकता है, इसलिए यहां अकम्प्लिस वर्ड यूज नहीं हुआ, यहां पर केवल एक्यूज पर्सन वर्ड यूज हुआ है। और वो किसके लिए विटनेस है? फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ, ओथ पर अपना एविडेंस दे सकता है। टू किस बात के लिए? डिस्प्रूव चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम, जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हैं उनको डिस्प्रूव करने के लिए ऑन ओथ अपनी एविडेंस कोर्ट में दे सकता है। जबकि 138 में किसी दूसरे के अगेंस्ट गवाही दे रहा है। तो ये वाला पार्ट दोनों सेक्शंस को डिफरेंशिएट करता है। हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो लगता है कि दोनों सेम ही है। हाँ, इसी मामले में 353 में और कहा सेम ट्रायल में जॉइंटली चार्ज किया गया था, तो फिर जो दूसरा एक्यूज पर्सन है जिसको चार्ज किया गया है इसके साथ एट द सेम ट्रायल, उसके फेवर में भी उसको डिफेंस करने के लिए भी ये विटनेस हो सकता है। तो अब अकम्प्लिस के मामले में लगभग लगभग सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक्यूज एंड अप्रूवर क्या होते हैं। एक्यूज मैं ऑलरेडी वैसे आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो बीएनएसएस में चैप्टर चेंज, एक्यूज का मीनिंग चेंज, तो वहां कोई फिक्स मीनिंग नहीं है एक्यूज का। बीएसए में हाँ लगभग लगभग फिक्स है। तो इसका बेसिक मीनिंग है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई हो या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल हो गई हो तो उसको एक्यूज कहते हैं। और इसकी डिटेल वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कौन कौन सी हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज दीवान उपाध्याय और अग्नू नागेसिया, इस तरीके के 2-3 केस हैं, उनको आप देखेंगे तो समझ में आ जाए। अब बात करते हैं अप्रूवर क्या होता है। अप्रूवर वर्ड को कहीं भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो है ही नहीं अप्रूवर, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी अप्रूवर वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी काफी यूज होता है इसका। अप्रूवर का मतलब होता है वादा माफ गवाह या फिर सरकारी गवाह। वादा माफ गवाह का मतलब कि इसको बोल दिया गया है कि भैया आप सारी बातें सच सच बता देंगे तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी, बट आप सच सच बताएंगे तो। बट कोई भी अप्रूवर होगा उससे पहले उसे अकम्प्लिस होना पड़ेगा। अकम्प्लिस होने का मतलब कि एक तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्विजिशन हो, और दूसरा वो किसी के साथ में पार्टिसिपेशन में था। क्योंकि उसको माफ किया जा रहा है तो तभी किया जा रहा है कि जब दूसरे के अगेंस्ट वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करेगा।
अगर मान लो कोई दूसरा है ही नहीं, अकेला ही एक्यूज है, तो इसको फिर कभी माफ नहीं किया जा सकता। अगर एक ही एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज लगा है, तो क्या वो कभी भी अप्रूवर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि अप्रूवर बनने के लिए अकम्प्लिस चाहिए, और अकम्प्लिस का मतलब एटलीस्ट 2 एक्यूज तो होने चाहिए। तो यहां पर सेक्शन 343 BNSS, जो पहले सेक्शन 306 हुआ करती थी, वो मैंने आपको पीछे दिखाई भी। इसका मैं बेयर एक्ट आपको दिखाना चाहूंगा कि कहती क्या है। देखिए, ये है सेक्शन 343 एंड सबसेक्शन 1, और यहां इसका हेडिंग है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस तो है, कहीं वर्ड यूज हुआ है, बट अप्रूवर वर्ड यूज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही अकम्प्लिस को पार्डन टेंडर कर दिया जाएगा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही किसी अकम्प्लिस को पार्डन किया गया, देन अब क्या बन जाता है? वो अप्रूवर बन जाता है। तो अप्रूवर की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अकम्प्लिस गिवन और रेंडर्ड पार्डन बाय द कंपिटेंट कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, वो अब अप्रूवर की कैटेगरी में आ जाता है, सरकारी गवाह की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जैक्ट ऐसा कहीं एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया कि इसकी डेफिनेशन ये है, बट हम कॉन्टेक्स्ट से इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सेक्शन में अकम्प्लिस की डेफिनेशन लिखी थी, इसी सेक्शन में कहीं ना कहीं अप्रूवर की भी डेफिनेशन आएगी। कि देखिए, जब अप्रूवर की बात आएगी, तो पहली बात अकम्प्लिस होना चाहिए, वही अप्रूवर हो सकता है। दूसरी बात, पार्डन देना है उसको, तो पार्डन कौन सी कोर्ट कर सकती है? मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं क्या, या कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे? कौन कौन से ऑफेंसेस में पार्डन हो सकता है, या सभी केसेस में पार्डन किया जा सकता है? और दूसरा, जब इसको पार्डन कर दिया जाएगा, अकम्प्लिस को जब पार्डन कर दिया जाएगा, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? वो सभी बातें सेक्शन 343 में बताई गई हैं, और इन्हीं के आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि अप्रूवर क्या होगा। सेक्शन कहती है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति की एविडेंस लेनी है इस उद्देश्य से, और वो पर्सन कौन सा है? पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया आगे। एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन और प्रीवी टू एन ऑफेंस टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। अर्थात ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध के साथ में संबंध है। इट मीन्स अपराध करने में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहा है, चाहे वो एसेसरी बिफोर द फैक्ट है, एसेसरी आफ्टर द फैक्ट है, प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री है, चाहे वो प्रिंसिपल सेकेंड डिग्री ऑफेंस है। वो इस कैटेगरी में तो आना चाहिए कि उसका रिलेशन किसी ना किसी ऑफेंस में होना चाहिए। अच्छा, कितना होना चाहिए, डिग्री क्या होगी उसके इन्वॉल्वमेंट की, वो यहां पर नहीं लिखी गई। इट मीन्स किसी भी एक्सटेंट तक उसका इन्वॉल्वमेंट ऑफेंस में होगा, वो अप्रूवर की कैटेगरी में, पहले अकम्प्लिस की कैटेगरी में आएगा, और देन उसको, अकम्प्लिस को जब पार्डन कर दिया जाएगा, और पार्डन करने के, देखिए, दो बातें, एक तो कोर्ट पार्डन करेगी, दूसरा उस पार्डन को एक्सेप्ट भी करेगी। तो अप्रूवर कब बनेगा? कि जब उसको पार्डन कर दिया गया हो और ये पार्डन को एक्सेप्ट कर ले। जरूरी नहीं है कि ये पार्डन को एक्सेप्ट करे ही करे, कंपल्सन नहीं है, इसकी मर्जी है कि पार्डन को एक्सेप्ट करे, और जिस समय ये पार्डन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसी समय ये अप्रूवर की कैटेगरी में आ जाएगा। और बेसिक रूल ये है कि जिस समय इसको पार्डन दिया गया एंड इसने पार्डन को एक्सेप्ट किया, अगर ये उस समय कस्टडी में था, तो अब यही सेक्शन कहती है कि अब वो कस्टडी में ही रहेगा जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इट मींस इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि अगर कस्टडी में नहीं था, तो फिर जरूरी नहीं है कि इसको कस्टडी में भेजा जाए। इट मींस जब बेल पर था, तब ये, अगर इसने पार्डन को एक्सेप्ट किया था, तब अप्रूवर बना था, तो हो सकता है कि कस्टडी से बाहर रहे। अदरवाइज एक बार कस्टडी में पार्डन को एक्सेप्ट करता है, तो फिर हमेशा ही ये कस्टडी में रहेगा जब तक इसका ट्रायल एंड नहीं हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले पार्डन को एक्सेप्ट करे और कस्टडी में होने के बाद अब ये बेल लेके चला जाए, क्योंकि ये सोचे कि मैं तो बादामाफ गवाह हो गया हूं। बेल लेने के लिए हो सकता है कि पार्डन को एक्सेप्ट करता हो, बट फाइनल स्टेज पर जाकर कहे, नहीं जी, मैं तो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं करता, मुझ मेरा तो आप ट्रायल कर लो। तो इतने दिन तो पार्डन के नाम पर बेल लेकर चला जाएगा।
तो इस एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही तुम बेल पर हो तब तो कोई बात नहीं, बेल पर रह लो। अगर आप कस्टडी में हो तो पार्डन के नाम पर आपको बेल नहीं मिलेगी, तो आप कस्टडी में ही रहेंगे। तो ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये वर्ड आपके आंसर में होने चाहिए, कंसर्न्ड इन और प्रीवी टू एन ऑफेंस। और ऑफेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया, कैसा ऑफेंस? वो ऑफेंस टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। इट मींस सारे ऑफेंसेस नहीं है जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होती है। इट मींस कुछ ही सेक्शंस हैं, ऑफेंसेस हैं जिन पर ये सेक्शन अप्लाई होगी, वो यहाँ पर सब सेक्शन 2 में लिखा गया है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू एनी ऑफेंस पनिशेबल सो एंड सो एंड सो एंड सो। आज हमारा फोकस इस पर नहीं होगा, इसको हम लेटर ऑन स्टेज पर देखेंगे। आज हमारा फोकस है कि अकम्प्लिस से हम अप्रूवर कैसे बनाएं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोर्ट्स के नाम लिखे गए, क्या क्या है? द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक है द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इन दोनों को पावर दी गई इस सेक्शन में कि आप मे टेंडर अ पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। देखिए ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये आपके आंसर में होना चाहिए। ऑन द कंडीशन of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense। ये जो बातें हैं ये कंडीशन है, और जब उसके सामने ये कंडीशन रखी गई कि आप सारे के सारी सर्कमस्टांसेस को बताएंगे ट्रू एंड फुल, देन इस कंडीशन को अगर इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये व्यक्ति अप्रूवर बन जाता है। और अप्रूवर बनते ही अब इसके स्टेटस में क्या चेंज आता है? तो देखिए यहां सब सेक्शन 4 लिखी गई है। सब सेक्शन 4 में बताया गया कि इसका स्टेटस क्या हो जाएगा। एवरी पर्सन, देखिए एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ अ पार्डन मेड अंडर सब सेक्शन 1, वहां पर पार्डन दिया गया, कंडीशन बताई गई, और उन्होंने कहा कि सब सेक्शन 4 में जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाएगा? शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस। यानी जब तक वो टेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, पार्डन को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, तब तक वो विटनेस की तरह एग्जामिन नहीं किया जा सकता इन द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। अर्थात वो एज ए विटनेस, जैसे ही पार्डन को उसने एक्सेप्ट किया, एज ए विटनेस उसको स्टेटस चेंज हो गया। नंबर दूसरी बात, ही shall, any person accepting this shall, unless he is already on bail, अगर वो बेल पर नहीं है, shall be detained in custody until the termination of the trial। जब तक कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा, अगर बेल पर नहीं है तो जब तक ट्रायल का एंड नहीं हो जाता। तो ये था कि अप्रूवर कौन होगा, तो कहीं ना कहीं अकम्प्लिस से अप्रूवर निकल कर आया। तो सबसेक्शन 1 में तो आप अकम्प्लिस कह सकते हैं, ऐसा पर्सन है जिसको पार्डन दिया गया है कि ये कंडीशन है, आपको पार्डन दिया जाता है। सबसेक्शन 4 में जैसे ही उसने पार्डन को एक्सेप्ट किया, अब वो अप्रूवर बन गया, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बन गया। अब जैसे ही ये इसने एक्सेप्ट किया पार्डन को, तो ही सीजेस टू बी एन एक्यूज। अब ये एक्यूज नहीं रहता है, ही बिकम्स अ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन। जो अभियोजन है उसके लिए ये एक विटनेस बन जाता है। ये ऐसी बात कहां पर कही गई कि वो अब एक विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है, एक्यूज नहीं होता। जजमेंट का नाम है मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, AIR 2011, सुप्रीम कोर्ट 3753। अब एक और बात आती है कि मान लो उसको कंडीशन लगा दी गई थी, उसने एक्सेप्ट कर ली, बाद में उसका माइंड चेंज हो गया ट्रायल के दौरान। इफ he fails to comply with the condition, he would forfeit the pardon and will be prosecuted। जो उसका पार्डन था वो फोरफिट कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, और अब उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया जाएगा। ध्यान देना जी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पार्डन करने की पावर केवल और केवल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास नहीं है, और कोर्ट ऑफ सेशन के पास तो होती ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो मैटर कमिट होकर जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस किस स्टेज पर पार्डन किया जा सकता है किसी अकम्प्लिस को,
तो किसी भी स्टेज पर पार्डन किया जा सकता है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या ट्रायल है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि किस किस स्टेज पर कौन कौन सी कोर्ट पार्डन कर सकती है किसी अकम्प्लिस को। तो एक ही स्टेज आपको ध्यान रखनी है, बाकी का तो सबकी पावर है। बाकी में तो एक स्टेज है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी चार्जशीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी फाइल पुलिस के पास है। इस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति अप्रूवर बनाया जा रहा है तो केवल और केवल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है। बाकी जो स्टेजेस बच गई, इंक्वायरी की स्टेज पर, ट्रायल की स्टेज पर अगर अप्रूवर बनना चाहता है तो फिर तो कोई भी बना सकता है। इंक्वायरी के टाइम जहां पे भी इंक्वायरी चल रही है वो बना सकते हैं, जहां ट्रायल चल रहा है वो बना सकते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन में केवल और केवल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको पता होना चाहिए। तो ये था कि अप्रूवर कैसे बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, सस्पेक्ट तो समझ ही गए थे कि जिसको शक है, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि ये अक्यूज है। सपोज सस्पिशियन किसी पर है कि इसने ऑफेंस किया है, पुलिस उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है, तो क्या वो अक्यूज बन गया? नहीं, अक्यूज नहीं बना। अच्छा, हम क्यों चेक कर रहे हैं दोस्तों कि कोई पर्सन अक्यूज है, सस्पेक्ट है, अकम्प्लिस है या अप्रूवर है? क्योंकि हर किसी के साथ जैसे ही उसका स्टेटस, कोई नाम उसको मिलता है, तो उसके राइट दिए गए हैं कानून में। अक्यूज के कुछ राइट हैं, जैसे ही उसको अक्यूज का तगमा मिलेगा तो उसके राइट्स खड़े हो जाएंगे, वो राइट्स मांग सकता है। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेज पर कौन व्यक्ति किस स्टेटस में होता है, तो उसी के राइट मिलेंगे उसको, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ उससे कम भी नहीं मिलने चाहिए। तो वो तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि कोई पर्सन किस कैटेगरी में आता है। तो आपको अप्रूवर, अकम्प्लिस, एक्यूज एंड सस्पेक्ट सभी का डिफरेंस पता चल गया होगा। लास्ट डिफरेंस और एक और बात बता दूं, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने पार्डन दिया और एक्यूज ने, अकम्प्लिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब वो अप्रूवर बन गया, इट मींस अब इसके अगेंस्ट चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जो एक्यूज बच गए उनके अगेंस्ट चार्ज लगेगा। लेकिन मान लो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसने पार्डन एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये अभी भी एक्यूज है, इसके खिलाफ चार्जशीट आएगी और चार्ज लगेगा इसके खिलाफ। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अगर इसने पार्डन एक्सेप्ट किया, देन वहां से इसका ट्रायल रुक जाएगा, देन फिर ये प्रोसिक्यूशन विटनेस कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कोई एक्यूज पर्सन एक विटनेस हो सकता है, तो कंडीशन आपने देख ली, हाँ हो सकता है। सेक्शन 353 में अपने डिफेंस के लिए या अपने साथ चार्ज किसी दूसरे एक्यूज के डिफेंस के लिए विटनेस हो सकता है। दूसरा, अकम्प्लिस है, वो कंपिटेंट विटनेस है, विटनेस हो सकता है। अप्रूवर, एक्यूज नहीं होता, फिर अप्रूवर बनते ही वो विटनेस हो जाता है, एक्यूज का स्टेटस खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कल की जो बची हुई वीडियो थी आज वो कंप्लीट हो गई और आपको कंप्लीट सेक्शन 119 और उसका इलस्ट्रेशन भी समझ आ गया। और जहां पहले कंट्राडिक्शन हुआ करता था 138, नहीं अब नहीं कहूंगा, 133 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 114 और उसकी इलस्ट्रेशन ए में, अब वो कंट्राडिक्शन एंड हो गया है क्योंकि लेजिस्लेचर ने सेक्शन 138 में अमेंडमेंट कर दिया है और जहां पर मेयरली बिकॉज वर्ड लिखे थे उनको हटाकर इफ लिख दिया है और जहां पर अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी लिखा था वहां पर कोरोबोरेटेड कर दिया है। बस इतना डिफरेंस आने से अब क्लियर हो गया है कि एक अकम्प्लिस, एक कन्विक्शन अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पर आधारित है तो वो इलीगल नहीं होगी अगर अगर कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी के साथ कन्विक्शन की गई। अगर उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट नहीं किया गया तो अब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर एज पर 133 इंडियन एविडेंस एक्ट जहां पर कहा गया था कि अगर कन्विक्शन कर दी गई है अकम्प्लिस को वर्दी मानते हुए विदाउट कोरोबोरेशन, तो वो इलीगल नहीं होगी कन्विक्शन, अब ये गलत हो गया।
कहीं पूछ ले कि भाई कौन सा सेंटेंस आज की डेट में ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पर तभी कन्विक्शन लीगल होगी जब वो कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी के आधार पर की गई। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी पूरा करा दूं, बट आप कमेंट करके तो बता सकते हैं ना दोस्तों कि मैं स्लो चल रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं इसलिए स्लो चल रहा हूं, पर टाइम तो वेस्ट नहीं करता आप। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को और लोगों से थोड़ा डिफरेंट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कह सकें धड़ल्ले से कि हम लीगल लैंप के व्यूअर हैं, और आप अच्छे से डिबेट में खड़े होकर विद लॉजिक अपना जवाब दें। जवाब वो गलत है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाद में लेंगे अपनी सपोर्ट के लिए। पहले हम बेयर एक्ट में से लॉजिक दिखाएंगे कि बेयर एक्ट में ऐसा लिखा है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो इधर की भी मिल जाएंगी और उधर की भी मिल जाएंगी, लेकिन बेयर एक्ट में जो लिखा है उसे आपको अगर समझ ना आ गया तो आप बहुत ही अच्छे वाले एडवोकेट बनेंगे, और जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो बहुत अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय